आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं वहां पर, तो किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। यूएस का जो बेसिकली ये प्रोग्राम वो है जिसमें आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के जो बेनिफिट हैं, देखें वैसे ना आपको आइल्स चाहिए ना आपको आइल्स का मसला है। हस्बैंड के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या वाइफ के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से या मिल के अप्लाई करना चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कह रहे हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं और आइल और आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं वहां पर, तो किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। मैं मौजूद हूं क्रॉस रोड कंसल्टेंट में और मेरे साथ मौजूद है विकास कुमार जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। वो हमें बताएंगे कि हम आसानी से यूएस का वीज़ा या यूएस की इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि लोग यूएस जाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए एक बंदे के पास? फैमिली के साथ ऑब्वियसली इमिग्रेशन लेगा तो उसके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए या जॉब अच्छी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें बेसिकली यूएस में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इमिग्रेशन की, पर नाउअडेज आपको पता है हर कहीं जो है इंफॉर्मेशन जो चल रही है वो चल रही है EB-2 प्रोग्राम है। यूएस का जो बेसिकली ये प्रोग्राम वो है जिसमें आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के जो बेनिफिट हैं, देखें वैसे ना आपको आइल्स चाहिए ना आपको आइल्स का मसला है, न कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कोई फंड्स आपको नहीं शो करने, नहीं कोई एज है। तो मीन्स आपके पास अगर 16 ईयर एजुकेशन है और प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो फॉर इमिग्रेशन। और इसमें आप फेडरल है, फेडरल मीन्स आप 52 स्टेट्स में कहीं भी जा सकते हो, लीगली आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। और ये प्रोग्राम बेसिकली आप अपनी फैमिली को साथ लेके जाएंगे कम्प्लीटली। जैसे कि आपने बताया कि आइल्स नहीं चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली किस चीज़ से अप्लाई करेंगे हम? लाइक फॉर्म भरेंगे जैसे विजिट वीज़ा का भरा जाता है, या क्या करेंगे, किस तरह से अप्लाई होगा? देखें जैसे हर एक कंट्री का अपना प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, तो यूएस में थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो इनमें जो है आपकी पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन होती है। और पॉइंट बेस्ड में ये इशू आता है किसी की एज ज़्यादा हो जाती है, ना कोई आइल्स दे सकता है, तो इसमें आपको ये कोई भी टेंशन नहीं करनी। इसमें आपकी एक पिटीशन ड्राफ्ट होती है और वो बेसिकली पिटीशन ड्राफ्टिंग करने के लिए वो हमारी एक्सपर्टीज़ होती है। अगर कोई हमारे पास आता है अपना केस लेके, तो हम उनको जो है स्टार्ट से लेकर टिल वीज़ा तक सर्विस देते हैं। इवन हम जो एम्बेसी का इंटरव्यू होता है उसकी प्रिपरेशन भी आपको कम्प्लीटली गाइड करते हैं। बेसिकली आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास 16 ईयर एजुकेशन भी है और 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्लाइंट को सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बस क्लाइंट को अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना होता है, जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट को वर्किंग करनी होती है वो अपने LORs पे काम करना होता है। ठीक है। LORs बेसिकली क्या चीज़ है, वो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। और कंप्लीट जो हमारी वर्किंग है कंसल्टेंट क्लाइंट के साथ, वो स्टार्ट से लेकर टिल वीज़ा तक आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आजकल क्या है कि भाई हस्बैंड भी जॉब कर रहा होता है, वाइफ भी जॉब कर रही होती है, बच्चे होते हैं 1-2 या चलो जितने भी बच्चे हो गए, तो हस्बैंड के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या वाइफ के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से या मिल के अप्लाई करना चाहिए? देखें जब कोई भी प्रोसेस इमिग्रेशन का अप्लाई किया जाता है तो दोनों प्रोफाइल्स देखी जाती हैं। अब हस्बैंड की भी प्रोफाइल है एंड वाइफ की प्रोफाइल है, सो दोनों में से एक को प्राइमरी एप्लीकेंट किया जाता है, वो मैन एप्लीकेंट होता है। इन दी फ्रंट ऑफ द केस उनकी प्रोफाइल हर एक चीज़ उनकी फ्रंट पे होती है। वीज़ा कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपकी किड्स की हो या हस्बैंड की हो या वाइफ की हो। अगर फैमिली केस अप्लाई किया जाए तो वीज़ा आपका कम्प्लीटली बिल्कुल सेम ही होगा और आप साथ ही ट्रैवल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर एक बात कर लें हम, एक बंदे लड़के ने MBA किया हुआ है, उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस भी है, तो उसको कितने पैसे चाहिए, क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कह रहे हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इससे आपको मुराद है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में काम किया हुआ है वहाँ से उसको एक्सपीरियंस लेटर लेना है, या किस चीज़ की बात कर रहे हैं? देखें इसमें आप अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, जस्ट लाइक आपने MBA किया हुआ है, आपका MBA में एक्सपीरियंस सोर्स ऑफ मार्केटिंग का है, आप LORs उनसे ही ले सकते हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। आपके कोलीग भी हो सकते हैं, किसी और फर्म में जॉब कर रहे हैं, वो भी आपको दे सकते हैं। विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, आपको हर एक वो बंदा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है। इसमें कोई इतना मसला नहीं है। कोई कह लेता है यार मेरा कोलीग है, वो कंपनी का लेटर नहीं दे सकता, तो एक सैम्पल होता है, वो भी बैकएंड पे पूरी मेरी टीम होती है जो आपको गाइड करती रहती है बेसिकली किस तरीके से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाया जाता है, और सैम्पल प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जितना ईजी होता है उतनी क्लाइंट को हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उन क्या मिस्टेक करते हैं वो ऐसी कि उनके वीज़े में रिजेक्शन आ जाती है या उनको रिजेक्ट कर दिया जाए? क्योंकि यूएस वाहिद मुल्क है मेरा ख्याल जो आपको रीज़न नहीं बताता कि किस वजह से आपके रिजेक्ट हो गया, तो बंदे को पता ही नहीं चलता भाई मैंने गलती क्या की। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं, मेजर मिस्टेक्स हैं जो लोग कर लेते हैं और फिर उनका वीज़ा नहीं लगता?
देखिए सबसे अच्छी बात आपने की है। बेसिकली अगर हम किसी भी पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं, पिटीशन इस पूरे केस में आपकी पिटीशन हार्ड फॉर्म में जाती है कुरियर के थ्रू। जब वहाँ एक पिटीशन सबमिट होती है USCIS, उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से आपको एक ट्रैकिंग आईडी इशू होती है। उस ट्रैकिंग आईडी से आप ऑनलाइन पोर्टल ऑफिशियली जाके अपने केस को ट्रैक करते हो। अगर कोई भी रिजेक्शन की बात करें, वहाँ पर आपको डायरेक्टली रिजेक्शन नहीं देते US में। इमिग्रेशन में आपको पहले RFE देते हैं। RFE स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। बेसिकली अगर आपने जो सारी चीज़ें सबमिट कराई हैं, भाई एक चीज़ उन्हें वेरीफाई नहीं, क्योंकि हम पूरा केस आपका जो हॉट फॉर्म में शेयर कर रहे हैं, तो आपको वो इसी वजह से देते हैं, भाई ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, काइंडली इसको आप दोबारा से वर्किंग करें, दोबारा सबमिशन करें। तो कंसल्टेंट का यही काम है, एक दोबारा से तो पिटीशन पे वर्किंग करना, और क्लाइंट का ये काम है उस चीज़ को रिप्लेसमेंट करके देना। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लें कि ये सारी चीज़ें करने में और यहाँ से इमिग्रेशन करने के लिए ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं आप लोग? जी भाई, जिसका बिजनेस हो वो, या जो जॉब होल्डर्स हैं या जॉब करें 5, 10, 8, 10 साल से, वो अप्लाई करें? किनका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वीज़ा लगे? देखें, हमारा फोकस यही टारगेटेड होता है स्किल्ड, जिनके पास अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली रिलेटेड टू फील्ड हो। अगर कोई बिजनेसमैन है, उनके पास जस्ट लाइक मास्टर से MBA है, बट कंटिन्यूसली अपनी फील्ड में वर्किंग कर रहा है, बिजनेस में अपने बिजनेस को कंप्लीटली ओन कर रहा है, जस्ट लाइक लीड कर रहा है अपने बिजनेस को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन 16-18 ईयर्स है ऑलरेडी। वो अपने बिजनेस को शो कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपनी कंट्री में इस पूरे बिजनेस को ओन कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेंस हम उनको देते हैं जिनके पास जॉब होती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा यहाँ पे कि आपने बोला 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अब हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, बैचलर्स में उनके फंड्स खत्म हो गए या जिम्मेदारियाँ बहुत पड़ गई, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या उनके लिए ज़रूरी है कि भाई पहले यहाँ पे आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करें? देखें, सेकंड आप देख सकते हैं ऑप्शन, जो ज़्यादातर आपको एग्जांपल दे दूँ, बैंकर्स होते हैं, उनके पास जो 14 ईयर क्वालिफिकेशन होती है, बट दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस। उनकी जो क्वालिफिकेशन BCom या कोई भी 2 इयर्स की बैचलर्स होती है, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत प्रोग्रेसिव होता है। सो उनके लिए ये है, वो एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस प्रोग्रेसिव है और 10 ईयर प्लस होना चाहिए, तो वो भी एलिजिबल इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि लेट सपोज एक शख्स, जैसे आपने बताया 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी है, उसका कितना खर्चा होगा? देखिए, अगर मैं ऑफिशियल चार्जेस के साथ मैं आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें, ठीक है, हर एक फैमिली की अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किड्स ज़्यादा होते हैं। सो अगर स्टार्ट से टिल द एंड ऑफ द वीज़ा, जिसमें ऑफिशियल चार्जेस, बायोमेट्रिक, USCIS चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस, हमारी कंसल्टेंसी चार्ज, तो आपकी स्टार्ट से लेकर टिल द एंड हर एक चीज़ आपकी इंस्टॉलमेंट में होती है, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होगा, देन यू हैव टू पे। अगर स्टार्ट से एंड तक देखें तो आपके 10 से 12 लाख रुपए में सारा प्रोसेस होता है, टिकट को छोड़ के तकरीबन 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए होते हैं, जिसके अंदर आपकी तमाम वीजा भी हो जाता है, बायोमेट्रिक हो जाती है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसके बाद जब आपने टिकट खरीदनी है और जाना है, और ये 12 लाख रुपए भी आप उस टाइम पे करते हैं, आपने केस स्टार्ट किया। ये 12 लाख वो अमाउंट है जो इन स्टार्ट से लेकर टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस आपके लग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लिया, आई मीन इंस्टॉलमेंट्स में केस होता जाएगा, देन यू हैव टू पे। ठीक है, ऐसा। और एक जो एप्लीकेंट है उसको कितना अरसा लग जाता है? जैसे 2 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं, कितना अरसा लग जाता है? देखें, इमिग्रेशन इट टेक्स टाइम। कहीं किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे ना, तो देखें हर एक कंट्री का स्टडी वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, अगर इमिग्रेशन कहीं अप्लाई करते हैं तो टाइम ज़रूर लेती है। तो US में आपके पास 2 प्रोसेस होते हैं। क्लाइंट कहता है मुझे फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस करना, तो उनके लिए एक USCIS ने प्रीमियम प्रोसेस रखा हुआ है, जिसके आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हो गवर्नमेंट को। तो मेरा केस एक फास्ट ट्रैक पे किया जाए, वो प्रीमियम प्रोसेस में आपकी कुछ अमाउंट होती है गवर्नमेंट की, वो आप पे करते हैं। प्रीमियम पे आपकी जो स्टार्ट से लेकर टिल दी वीज़ा तक जो टाइम ड्यूरेशन है, वो आपके लग जाते हैं 10 to 12 मंथ्स। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल में जो आपका टाइम ड्यूरेशन है फैमिली के साथ 12 to 18 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए? जैसे 18 साल के बाद तो उनका अलग शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो कितनी एज तक आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं? देखिए, फैमिली केस अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 21 तक आपके किड्स होने चाहिए। 21 से अबव होंगे तो आपके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, तो उनके लिए वहाँ जाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी पाकिस्तान में अपने करंट सिचुएशन देखी होगी, जो हमारे नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ होते हैं, जस्ट लाइक B1 B2 विजिट वीज़ा हैं, जो हमारी स्टडी वीज़ा F1 F2, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज हैं, उन पे जो है उनकी पॉलिसीज़ आपने सुनी होगी, कोई ट्रम्प की उनकी न्यू गवर्नमेंट की आने की वजह से बहुत इशू आया हुआ है। तो अभी जो है करंट सिचुएशन पाकिस्तान से ये है, एज अ लीगल इमिग्रेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपको। क्यों बेनिफिट है? उन्होंने नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ को बहुत स्लो डाउन कर लिया अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक। अगर आपको आना है किसी कंट्री में, एज अ लीगल प्रोसेस लें, आप हमारी कंट्री में इन हो सकते हैं। अच्छा विकास साहब, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है इमिग्रेशन का प्रोसेस,
तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? देखें, अगर किसी प्रोफाइल अगर हम कोई भी लेते हैं तो पहले हम उस प्रोफाइल की इक्विवेलेंसी करवाते हैं, जिसको IEEE कहा जाता है। उसकी ऑफिशियल चार्जेस जो हैं $98 होती हैं। क्लाइंट के प्रोफाइल के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कम्प्लीटली क्लियर स्कैन होने चाहिए। एक पोर्टल बनता है, उस पोर्टल में कंप्लीट वर्किंग करने के बाद पोर्टल क्लाइंट को दिया जाता है। वो एक इक्विवेलेंसी होती है आपकी, विद इन 7 डेज़ में आपकी आ जाती है। सेकेंड स्टेप, उसके बाद SOC कोड होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड। ये हमारी डेटा एनालिसिस टीम होती है जो वर्किंग करती है, इसको क्लाइंट के साथ शेयर भी किया जाता है। देन क्लाइंट को हमें डिटेल चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है। अब उस बेसिक चेकलिस्ट में तो डॉक्यूमेंटेशन कोई इतनी खास नहीं होती, जैसे आपसे मैंने LORs का आपसे डिस्कस किया, उसमें आपकी सैलरी एविडेंस होने चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए 3 इयर्स के, उसके बाद आपकी कंप्लीट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, और आपकी जो इक्विवेलेंसी रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, और कंप्लीट फैमिली डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मैं सॉरी मैं अभी बात काट रहा हूँ। टैक्स रिटर्न पे एक मेरा सवाल है कि कुछ लोग हैं जो फाइलर नहीं है, लेकिन वो टैक्स तो देते ही है ना, जॉब कर रहे हैं तो टैक्स जा रहा है, तो फाइलर होना ज़रूरी है या नहीं? फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। देखें, इसमें बेसिकली आप अपना ये शो करते हैं, अगर कोई सैलरीड पर्सन है ऑलरेडी, अगर वो सैलरीड पर्सन है, अगर करंटली कहीं जॉब कर रहा है, इट्स मीन वो कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहा है, सैलरी स्लिप पे कर रहा है, तो वो ऑलरेडी उसको क्लाइंट को गाइड किया जाता है अपनी टैक्स रिटर्न करवा लें। इजीली पोर्टल्स बने हुए आजकल, ये भी फैसिलिटी है, विद इन 2-3 डेज़ में हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप? इसके बाद जो है आपकी डिटेल चेकलिस्ट, अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है हार्ड फॉर्म में चाहिए होती है हमें, वो कंप्लीट आप प्रोवाइड करते हैं। देन हमारी वर्किंग होती है पिटीशन पे। हमें पूरी पिटीशन कंप्लीट बनाने के बाद क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, क्लाइंट रिव्यू करता है, देन गो हेड देता है। एक पूरी पिटीशन जो है एक डॉक्यूमेंटेशन बेस से कोरियर बेस डिलीवर करवाते हैं। DHL करवाने के बाद जो है आपके पास 15 से 20 दिन में ट्रैकिंग ID आ जाती है। उस ट्रैकिंग ID से अपने केस को लाइव खुद ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विकास साहब, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो US की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वीडियो ने तमाम आपके सवालात के जवाब दे दिए होंगे। जो लोग डरते हैं कि भाई अप्लाई करें ना करें, इतना खर्चा होगा उतना खर्चा होगा, तो हमने इसमें कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें कि क्या क्या आपको करना है, कितने पैसे आपको लगेंगे और टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। तो उम्मीद करते हैं जितने लोग देख रहे हैं ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप इमिग्रेशन सर्विसेज लेना चाहते हैं US की या किसी और मुल्क की भी, क्रॉसरोड कंसल्टेंट पे आके आप विकास कुमार साहब से मिल सकते हैं। वो खुद आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए और कितने चांसेस हैं आपके कि आपकी इमिग्रेशन हो जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं खुदा हाफिज़।